ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वो जो जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त रूप से साहसी नहीं है, वो जीवन में कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। अप्रतिम साहस से भरा हुआ ये कथन था 1942 की रानी झांसी कही जाने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न अरुणा आसफ अली का। इसी साहस से भरी अरुणा आसफ अली 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा फहराती हैं। देश भर के युवाओं में जोश भर जाता है। करो या मरो का नारा गूंज उठता है और शुरू होता है ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन। वो आंदोलन जिसने अंततः देश को आजादी का तोहफा दिया। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को तत्कालीन ब्रिटिश पंजाब यानी आज के हरियाणा के कालका नामक स्थान में एक सम्मानित बंगाली परिवार में हुआ था। नाम रखा गया अरुणा गांगुली। उनके पिता का नाम उपेंद्र नाथ गांगुली और माता का नाम अंबालिका देवी था। पिता उपेंद्र नाथ गांगुली प्रखर विचारों के पत्रकार थे। अरुणा आसफ अली ने लाहौर और नैनीताल के पब्लिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और पढ़ाई लिखाई में तन्मय रहने वाली बालिका थीं। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद अरुणा जी गोखले मेमोरियल स्कूल कोलकाता में अध्यापिका के तौर पर काम करने लगीं। इसी बीच उनकी मुलाकात दिल्ली के आसफ अली से हुई। आसफ अली एक सुविख्यात वकील और कांग्रेस के नेता थे। ये वही आसफ अली हैं जिन्होंने असेंबली में बम फोड़ने के बाद गिरफ्तार हुए अमर शहीद सरदार भगत सिंह का मुकदमा लड़ा था। अरुणा आसफ अली ने माता पिता के विरोध के बावजूद सन 1928 में 19 वर्ष की आयु में आसफ अली से शादी की और अरुणा गांगुली से अरुणा आसफ अली बन गईं। इस विवाह ने उनके जीवन की दिशा बदलकर रख दी। वे राजनीति में रुचि लेने लगीं। 1930 के नमक सत्याग्रह के समय ही वो अखिल भारतीय स्तर की नेत्री बन गई थीं। वो जुलूसों की अगुवाई करतीं, सभाओं में जोशीले भाषण देतीं। उनकी इन गतिविधियों को देखकर दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने उन्हें चेतावनी भी दी। पर अरुणा जी कब डरने वाली थीं? वो आगे बढ़ती रहीं। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी इरविन समझौते के बाद वो जेल से छूटीं तो सन 1932 में फिर से सत्याग्रह करके जेल चली गईं। पहली बार भी उनकी रिहाई अन्य नेताओं के साथ वैसे ही नहीं हो गई थी, बल्कि जनमत के दबाव में सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा था। और इस बार भी सजा के साथ जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर पुलिस उनके घर का सारा कीमती सामान उठाकर ले गई। तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। तब जेल अधिकारियों ने उनकी मांगें तो मानी, पर उन्हें दिल्ली जेल से हटाकर अंबाला की महिला जेल में भेज दिया गया और वहां उन्हें अकेले ही रखा गया। देश की आजादी उनका एकमात्र स्वप्न था, जिसे पूरा करने हेतु वो कृत संकल्प थीं। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। चलो जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो
की तरह जियो। वीरता जीवन का भूषण, वीर भोग्या है वसुंधरा। वीरता जीवन का भूषण, वीर भोग्या है वसुंधरा। वीरता जीवन का दूषण, वीरता जीवन का दूषण। वीर जीवित भी मरा मरा, वीर बन उठो सदा, ऊंचे न नीचे बहो। वीर बन उठो सदा, ऊंचे न नीचे बहो। वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो। वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो। वीर की तरह जियो। वीर होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो। वीर होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो। वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, वीर होते हैं स्वच्छ हृदय। कलुष औरों का धोते हैं, लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा। लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा। धनुष पे चढ़े तीर की तरह, धनुष पे चढ़े तीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो। वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो। वीर की तरह जियो। अरुणा आसफ अली ने सन 1930 और 1932 के साथ ही सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय भी जेल यात्रा की। और अब साल आया 1942 का। अंग्रेजों का अत्याचार भारतीयों के भीतर ज्वालामुखी बनकर उबल रहा था और उधर द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। इसी समय भारत से सहयोग की उम्मीद लिए क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन इस मिशन द्वारा दिखाए गए गुलाबी सपनों को गांधी जी ने खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से सभी नेताओं को धक्का पहुंचा और गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी और देशवासियों को मंत्र दिया, करो या मरो। इस अधिवेशन में अरुणा आसफ अली भी अपने पति के साथ शामिल हुई थीं। 8 अगस्त को रात 10:30 बजे ये ऐतिहासिक अधिवेशन समाप्त हुआ। सभी लोग ग्वालियर टैंक से अपने अपने ठिकानों पर पहुंचे तो लगभग आधी रात व्यतीत हो चुकी थी। चारपाइयों पर लेटते लेटते लगभग रात के 2 बज गए। ये अफवाह तो कई दिनों से उड़ रही थी कि यदि कोई ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो सरकार को अप्रिय हुआ तो सभी नेता शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन किसी को ये अनुमान नहीं था कि सरकार इतनी जल्दी गिरफ्तारियां करेगी। अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे थे कि बिड़ला हाउस को, जिसमें गांधी जी ठहरे थे, पुलिस ने घेर लिया। दरवाजा खोलने में जरा सी देर हुई तो पुलिस के सिपाही दीवारें कूद फांद कर अंदर पहुंच गए और महात्मा गांधी के निवास स्थान पर घेरा डाल दिया। तब तक गांधी जी उठकर बकरी के दूध और संतरे के रस का नाश्ता कर चुके थे। इतने में ही पुलिस पहुंच गई। गांधी जी तो जैसे तैयार ही थे। उन्होंने वैष्णव जन तो तेणे कहिए तथा अपने कुछ अन्य प्रिय भजन सुने और फिर पुलिस के साथ चल दिए। इसके बाद गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। करीब करीब आंदोलन का पूरा नेतृत्व ही जेल में चला गया। ऐसे समय में अरुणा आसफ अली जैसे साहसी देशभक्तों ने आंदोलन की कमान संभाली।
9 अगस्त सन 1942 को अरुणा आसफ अली ने अंग्रेजों के सभी इंतजाम को धता बताते हुए मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहरा दिया। इस तरह तमाम नेताओं की गिरफ्तारियों के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। पूरे देश में इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। कोई स्थिर नेतृत्व न होने के बावजूद देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ कड़े विरोध प्रदर्शन हुए। अरुणा आसफ अली ने जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं के साथ मिलकर इस आंदोलन में एक नया जोश भर दिया। वो भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गईं। उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश जारी कर दिया गया था। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की, लेकिन बात बनी नहीं। अरुणा आसफ अली का मानना था कि जेल के बाहर रहकर ही इस आंदोलन को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। अतः गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भूमिगत हो गईं और मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि स्थानों में घूम घूम कर उन्होंने लोगों में नव जागृति लाने का प्रयास किया। इस बीच अरुणा आसफ अली की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वो भूमिगत ही रहीं और आंदोलन को हवा देती रहीं। मुंबई के जिस ग्वालिया टैंक मैदान में उन्होंने झंडा फहराया था, उसी मैदान को आज हम गौरव के साथ अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, कांपे शत्रु देख कर मन में। मिट जावे भय संकट सारा, मिट जावे भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1942 से 1946 तक अरुणा आसफ अली भूमिगत रहकर अपने काम में जुटी रहीं। उनकी संपत्ति को जब्त करके बेच दिया गया
लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। 26 जनवरी 1946 को जब उनकी गिरफ्तारी का वारंट रद्द हुआ, तब वो भूमिगत जीवन से बाहर आईं। अंततः 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ। अनगिनत क्रांतिकारियों के साथ साथ अरुणा जी का स्वप्न भी साकार हुआ। 1947 में वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। 1948 में वो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुईं और 1950 में लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी बनाकर वो मजदूर आंदोलन में जी जान से जुट गईं। अरुणा आसफ अली ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सन 1958 में वो दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर चुनी गईं। दिल्ली के विकास, सफाई और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में उन्होंने अतुलनीय कार्य किए। अरुणा आसफ अली इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, ऑल इंडिया पीस काउंसिलिंग तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जैसी संस्थाओं के लिए भी बड़ी लगन, निष्ठा, ईमानदारी और सक्रियता से कार्य किया। अरुणा आसफ अली एक पत्रकार और लेखिका के तौर पर भी याद की जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन, प्राइवेट फेस ऑफ पब्लिक पर्सन, रिसर्च ऑफ इंडियन वुमेन आदि। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब नाम की मासिक पत्रिका में काम भी किया। मार्च 1944 में इनकलाब पत्र में उन्होंने लिखा था कि आजादी की लड़ाई के लिए हिंसा अहिंसा की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। क्रांति का ये समय बहस में खोने का नहीं है। मैं चाहती हूं कि इस समय देश का हर नागरिक अपने ढंग से क्रांति का सिपाही बने। उनके व्यक्तित्व पर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के विचारों का गहरा प्रभाव था। जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर उन्होंने दैनिक समाचार पत्र पैट्रियाट और साप्ताहिक समाचार पत्र लिंक का प्रकाशन भी किया। इन पत्रों में समय समय पर प्रकाशित महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों, इनमें और अन्य लिखे उनके विचारपूर्ण लेखों तथा उनके भाषणों के कई संग्रह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हैं। पहले आजादी के लिए और फिर देश निर्माण और सामाजिक पिछड़ेपन से मुक्ति के लिए अपने ढंग से निरंतर लड़ाई लड़ने वाली अरुणा आसफ अली ने 29 जुलाई सन 1996 को 87 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। देश और समाज के लिए किए उनके कार्यों को देखते हुए सन 1975 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1992 में पद्म विभूषण और सन 1997 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। स्वाधीनता संग्राम में उनकी साहसी भूमिगत मोर्चाबंदी के लिए उन्हें 1942 की रानी झांसी की संज्ञा दी गई। साथ ही आजाद भारत ने उन्हें सम्मान देते हुए बहुत प्यार से ग्रैंड ओल्ड लेडी कहकर भी पुकारा। ऐसी महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता, वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता, धन जन्मयी गंभीरता तुझको न रो जाए कहीं। 100 युगों की साधना
भारत न सो जाए कहीं। प्रसिद्ध पुनीतता वह शील पूर्ण विनीतता, तेरी प्रसिद्ध पुनीतता वह शील पूर्ण विनीतता, वह बुद्धि की विपरीतता अब विष न बो जाए कहीं। पर बुद्धि की विपरीतता अब विष न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। वह उच्चता आचार की विश्वस्तता व्यवहार की, वह उच्चता आचार की विश्वस्तता व्यवहार की, अनुरक्तता उपकार की तेरी न धो जाए कहीं। अनुरक्तता उपकार की तेरी न धो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। ये वतन का अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन का